नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक प्राथमिक विद्यालय के मुख्य द्वार से युद्ध नायक परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद का नाम हटाने पर चौतरफा विरोध के बाद प्रशासन बैकफुट पर आ गया है। खबर है कि विरोध को देखते हुए शिक्षा विभाग ने विद्यालय का नाम फिर से शहीद वीर अब्दुल हमीद के नाम पर रख दिया है। ये वही स्कूल है जहां पर वीर हमीद ने कभी पढ़ाई की थी। इससे पहले स्कूल के मुख्य द्वार से वीर अब्दुल हमीद का नाम हटाए जाने पर परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोगों के साथ कांग्रेस समेत कई दलों के नेताओं ने विरोध जताया था। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने वीडियो ट्वीट किया है और दुष्यंत कुमार की पंक्तियां ट्वीट की हैं। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इसके साथ ही लिखा है कि मैं लगातार परिजनों के संपर्क में हूं। उनका कहना है कि यह घटना पूर्व में भी एक बार हो चुकी है। मेरी सरकार से मांग है कि बार बार ऐसा करने वाले जिम्मेदारों पर कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में भारत के वीर सपूतों की शहादत का कोई अपमान करने की हिमाकत न करे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री के नाम में देरी के लिए बीजेपी को फटकार लगाई है और सुझाव दिया है कि दिल्ली में अगले 5 वर्षों में 3 अलग अलग मुख्यमंत्री हो सकते हैं, जैसा कि पिछले भाजपा कार्यकाल के दौरान हुआ था। गोपाल राय ने कहा कि हालांकि भाजपा ने चुनाव में जोरदार जीत हासिल की है, लेकिन एक नेता का चयन करना मुश्किल साबित हुआ है जो पार्टी के भीतर आंतरिक कलह को उजागर करता है। बता दें, बीजेपी करीब 10 दिनों से अपना सीएम फेस घोषित नहीं कर पाई है। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं और इस बीच ही गोपाल राय ने यह दावा किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव रिजल्ट के 12 दिन बाद 20 फरवरी को नए मुख्यमंत्री रामलीला मैदान में शपथ लेंगे। हालांकि भाजपा ने अब तक सीएम फेस तय नहीं किया है। पार्टी विधायक दल की बैठक 19 फरवरी को बुलाई गई है, जिसमें सीएम की घोषणा होगी। इससे पहले 16 फरवरी शाम को खबर आई कि 17 फरवरी यानी आज विधायक दल की बैठक होगी और 18 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह होगा। हालांकि कुछ देर बाद इसे 2 दिन के लिए टाल दिया गया। इसकी वजह नहीं बताई गई। हालांकि बीजेपी सीएम तय करने में लगातार देर कर रही है और इस पर सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा क्यों? क्या बीजेपी और आरएसएस में खींचतान चल रही है? विशेषज्ञों का कहना है कि आरएसएस अपने नाम दे रहा है और मोदी अपने सहमति बनने में इसलिए देरी हो रही है। आपकी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने दिल्ली में मुख्यमंत्री के चुनाव के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा का फोकस कभी गवर्नेंस पर रहा ही नहीं। भाजपा में गुटबाजी चल रही है कि सीएम कौन बनेगा। कोई नेता एक गुट को सपोर्ट कर रहा है तो कोई नेता दूसरे गुट को सपोर्ट कर रहे हैं। इस खींचतान में दिल्ली की जनता क्यों सफर करे? प्रियंका ने कहा कि आज 10 दिन हो गए लगभग, फिर भी दिल्ली के पास ना कोई सीएम है और ना ही कैबिनेट। ये लोग अगर सीएम चुनने में इतना टाइम लगाएंगे तो दिल्ली की जनता के लिए हर दिन के आधार पर जो फैसले करने होते हैं उसमें सोचिए कितना टाइम लगाएंगे। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने उस रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि 2012 में उनके मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए अमेरिकी फंडिंग का इस्तेमाल किया गया था। कुरैशी ने यह बयान बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय के आरोप पर दिया है। मालवीय का कहना था कि 2012 में एसवाई कुरैशी के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम के साथ एक एमओयू साइन किया था। ये संस्था जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ा है। इसे मुख्य तौर पर यूएसएआईडी से आर्थिक मदद मिलती है। अमित मालवीय ने कांग्रेस पार्टी और जॉर्ज सोरोस पर भारतीय चुनाव में हस्तक्षेप का आरोप लगाया है। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब राष्ट्रपति ट्रंप के सहयोगी इलॉन मस्क के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने भारतीय चुनाव में दी जाने वाली $21 मिलियन यानी 182 करोड़ रुपए की फंडिंग रद्द कर दी। अब विवाद पर कुरैशी ने कहा है कि 2012 में मेरे चुनाव आयुक्त रहते अमेरिकी एजेंसी की तरफ से भारत में मतदाता भागीदारी बढ़ाने के लिए करोड़ों डॉलर की फंडिंग वाली मीडिया रिपोर्ट में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। एसवाई कुरैशी ने बताया कि जब वो 2012 में मुख्य चुनाव आयुक्त थे तब IFES के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU साइन हुआ था। चुनाव आयोग ने ऐसा ही समझौता कई अन्य एजेंसियों और इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी के साथ किया था। ये समझौता इसलिए किया गया था ताकि चुनाव आयोग के ट्रेनिंग और रिसोर्स सेंटर यानी इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट में इच्छुक देशों को ट्रेनिंग दी जा सके। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा एक बार फिर विवादों में आ गए। अब उन्होंने कहा है कि भारत को चीन को अपना दुश्मन मानना बंद कर देना चाहिए। चीन से खतरे को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। हालांकि कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयान से किनारा कर लिया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सैम पित्रोदा के
चीन पर व्यक्त किए गए विचार कांग्रेस के विचार नहीं है। बता दें, सैम पित्रोदा ने कहा था कि चीन को दुश्मन मानने के बजाय उसे सम्मान देना चाहिए। मुझे समझ ही नहीं आता है कि भारत को चीन से क्या खतरा है। हम सभी को साथ आकर काम करना चाहिए। भारत को चीन के प्रति अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। पित्रोदा ने कहा कि हमारा रवैया पहले दिन से ही टकराव का रहा है, ये दुश्मनी पैदा करता है। मुझे लगता है कि हमें इस पैटर्न को बदलने की जरूरत है, ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है। सैम पित्रोदा ने अमेरिका पर कहा कि वो अक्सर दुश्मन को डिफाइन करने की प्रवृत्ति रखता है, जिससे बाकी देशों के बीच तनाव बढ़ता है। भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान पर अब राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने इस मामले में राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सैम पित्रोदा का बयान ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस, डीप स्टेट और चीन के एजेंट के रूप में काम करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर स्पीच में 34 बार चीन का जिक्र किया, इतनी बार उन्होंने भारत का जिक्र नहीं किया। डोकलाम के वक्त वो चोरी चोरी चाइनीज राजदूत से मिल रहे थे। भंडारी ने कहा कि सैम पित्रोदा ने यह स्पष्ट कर दिया कि जब राहुल गांधी को भारत और चीन में से किसी को चुनना होगा तो वो चीन को चुनेंगे। राहुल गांधी का हर कदम ये बताता है कि वो जॉर्ज सोरोस, डीप स्टेट और चीन का रिमोट कंट्रोल है। अमेरिका से 112 अवैध प्रवासियों को लेकर तीसरा अमेरिकी विमान रविवार देर रात अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंचा। इससे पहले शनिवार रात को अमेरिका से 116 अवैध प्रवासियों को लेकर एक विमान अमृतसर उतरा था। इस दौरान एक निर्वासित व्यक्ति ने दावा किया कि यात्रा के दौरान निर्वासितों को हथकड़ियां पहनाई गई और उनके पैरों में जंजीरें डाली गई, जिसके बाद सवाल उठने लगा कि क्या मोदी ने ट्रंप से मिलने के दौरान भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार की बात नहीं उठी, और अगर उठाई तो भी ट्रंप ने ऐसा किया तो ये तो मोदी की काफी बेइज्जती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी संसद में कहा था कि उन्होंने अमेरिका से भारतीयों के साथ मानवीय व्यवहार को लेकर कहा है कि उनके साथ मानवीय व्यवहार हो। हालांकि कुछ ऐसा नजर नहीं आया। सिखों को बिना पकड़ी के साथ भी भेजा गया। ये भारतीयों के भारत की और पीएम मोदी की बेइज्जती बताई जा रही है। हालांकि कोलंबिया, मैक्सिको और वेनेजुएला जैसे छोटे देश हैं, फिर भी उन्होंने ट्रंप को बता दिया कि वो उनके नागरिकों के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते, लेकिन मोदी कुछ नहीं बोले हैं। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने एक्स पर लिखा कि अमेरिकी करदाताओं के $21 मिलियन भारत में वोटर टर्नआउट पर खर्च किए गए। अब इस मामले पर भारत में राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है तो कांग्रेस ने भी जवाब दिया है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने एक्स पर लिखा था कि अमेरिकी करदाताओं के डॉलर दुनिया के कई देशों में अलग अलग कामों पर खर्च हो रहे थे। अब इन खर्चों पर रोक लगा दी गई है। इसके मुताबिक भारत में वोटर टर्नआउट पर $21 मिलियन खर्च किए गए थे। इसे लेकर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि वोटर टर्नआउट के लिए $21 मिलियन ये निश्चित तौर पर भारत की निर्वाचन प्रक्रिया में बाहरी दखल है। इससे किसको फायदा हुआ? सत्ता पक्ष को तो बिल्कुल नहीं। इसके जवाब में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा कि किसी ने कहा कि 2012 में चुनाव आयोग को कथित तौर पर यूएसएडी के जरिए फंडिंग मिली थी और तब सत्ता में कांग्रेस थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि तब इस तथाकथित बाहरी दखल के जरिए कांग्रेस खुद अपनी चुनावी संभावना को नुकसान पहुंचा रही थी, और यानी यूएसएडी या सोरोस की मदद से विपक्षी दल बीजेपी 2014 का चुनाव जीत पाई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ में मारे गए या घायल हुए लोगों के परिवार को मुआवजा मिल चुका है और उनमें अधिकांश प्राइवेट अस्पतालों में अपनी जेब से इलाज करा रहे हैं। रेलवे या ऐसी किसी घटना के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब पीड़ित परिवार को कैश में मुआवजा बांटा गया हो। आमतौर पर ऐसे मुआवजे में सरकार हमेशा चेक देती है या बैंक ट्रांसफर करती है, लेकिन 50,000 कैश मुआवजा बांटने के लिए अधिकृत रेलवे ने रविवार सुबह 4 बजे से पीड़ितों को कैश में पैसा देना शुरू कर दिया था। मृत शख्स के हर परिवार को कैश में 10 लाख मिले। सत्य हिंदी ने घायलों के परिजनों से बात की तो उन्होंने बताया कि दिल्ली में किराड़ी में रहने वाले उमेश गिरी और उनके 2 बच्चों का एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। पूरा परिवार प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के लिए जा रहा था। उमेश गिरी की पत्नी सीलम देवी इस हादसे का शिकार हुई और उनकी मौत हो गई। उमेश गिरी के परिवार ने सत्य हिंदी को फोन पर बताया कि उन्हें रविवार सुबह ही 10 लाख रुपए कैश मुआवजा मिल गया था। ये पूछे जाने पर कि किस हादसे की क्या वजह थी, कौन जिम्मेदार था, परिवार ने जवाब नहीं दिया। ऐसी कहानी गिरी परिवार की ही नहीं है, अधिकांश मृत और घायलों के परिवारों की यही कहानी है। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा रहे लोगों का कहना है कि जो मुआवजा मिला है वो इलाज में खर्च हो रहा है। अब यह खबर आम हो गई है कि रेलवे ने भगदड़ में मारे गए पीड़ितों के परिजनों को दिल्ली के
3 अस्पतालों के मोर्चरी के बाहर बड़े पैमाने पर कैश बांटा। हर मृतक के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए तक की कैश की गड्डियां सौंपी गई। रेलवे ने रविवार सुबह हर मृतक के परिवार को 10-10 लाख रुपए कैश दिए। 18 लोगों की मौत के हिसाब से यह पैसा 1 करोड़ 80 लाख बैठता है, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि यह पैसा कहां से दिया गया और कैश में क्यों दिया गया। क्या परिजनों को चुप कराने के लिए तुरंत पैसा बांटा गया? सवाल कई हैं, कैश में किसने पैसे बांटे? सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की वैधता से संबंधित मामले में कई नई याचिकाएं दायर किए जाने पर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि केंद्र की तरफ से अब तक जवाब दाखिल नहीं किया गया है और नई याचिकाएं दायर की जा रही हैं। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि बस बहुत हो गया, इसे खत्म होना चाहिए। सीजेआई ने जोर देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किसी भी नई याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि हम आज पूजा स्थल अधिनियम मामले पर सुनवाई नहीं करेंगे। ये 3 जजों वाली बेंच का मामला है। बहुत सारी याचिकाएं दायर की गई हैं। मार्च में किसी समय इसे सूचीबद्ध किया जाएगा। कॉमेडियन समय रैना, यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया, यूट्यूबर आशीष चंचलानी और अपूर्वा मकीजा सहित अन्य लोग सोमवार को राष्ट्रीय महिला आयोग के समन पर नहीं पहुंचे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने बताया कि उन्होंने शो इंडियाज गॉट टैलेंट में विवादित टिप्पणी पर इन लोगों समेत कई लोगों को समन भेजकर 17 फरवरी को दोपहर 12 बजे से पहले नई दिल्ली स्थित अपने दफ्तर बुलाया था। महिला आयोग ने कहा है कि इन लोगों ने पेश नहीं होने के कई कारण बताए हैं। आयोग ने बयान जारी कर कहा कि इन लोगों ने सुरक्षा, पूर्व नियोजित विदेश यात्रा को पेश नहीं होने की वजह बताया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि रणवीर इलाहाबादिया, आशीष चंचलानी और अपूर्वा मकीजा के अनुरोध पर उन्हें 6 मार्च को बुलाया गया है। आयोग ने जानकारी दी कि समय रैना ने उन्हें बताया कि वो अभी अमेरिका की यात्रा पर हैं। उन्हें 11 मार्च को आने के लिए कहा गया है। यूक्रेन में जारी जंग को खत्म करने के लिए अमेरिका और रूस के बीच सऊदी अरब में आज से चर्चा हो सकती है। रूसी सरकारी मीडिया के अनुसार इसके लिए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव सऊदी अरब के लिए रवाना हो गए। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी सऊदी अरब की यात्रा पर हैं। इनकी लावरोव से शांति वार्ता पर चर्चा हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध खत्म करने को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की थी। इसके बाद उन्होंने कहा था कि चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए वो दोनों जल्द मुलाकात करेंगे। हालांकि ट्रंप और पुतिन की इस बातचीत के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि उनका देश युद्ध खत्म करने से जुड़े ऐसे किसी समझौते को नहीं मानेगा जिसमें वो शामिल ना हो। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.